हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो प्रश्न है आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली रीट के लिए, मतलब राजस्थान में जो मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे, मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न करेंगे। और संपूर्ण सीडीपी मतलब कंप्लीट सिलेबस से ये प्रश्न है, सीडीपी की आरबीडी की बुक पर आधारित ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसको वैज्ञानिक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। मतलब शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है, विधियों के माध्यम से। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो मनोविज्ञान का ज्ञान जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालक के लिए ज़रूरी होता है या शिक्षक के लिए, इसमें सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आज की वीडियो में प्रश्न जो हैं वो थोड़े इजी लेवल भी है और थोड़ा हार्ड लेवल भी है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको लगते होंगे बहुत इजी हमें आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न लगता होगा कि बिल्कुल नए हैं, लगेंगे आपको। तो साथ साथ अपना उत्तर भी देते चलिएगा ताकि आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितना आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है। ग्रीक भाषा का शब्द जो है साइको जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो साइको जो शब्द है इसका जो अर्थ है आत्मा। मतलब हम पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी, तो उसका साइको जो उसमें वर्ड है उसका अर्थ क्या है? आत्मा। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है बाल मनोविज्ञान पर बल, बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण, मतलब बच्चों को जो शिक्षा दी जाए, ज्ञान दिया जाए, वो उनकी विभिन्नता के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार दिया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहें या बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहें, इसके जो मुख्य तत्व हैं वो ये सभी हैं। एक शिक्षार्थी भी है, एक शिक्षक भी होगा, सीखने की प्रक्रिया। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। जर्मनी के विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक हैं ये, और जर्मनी के हैं। ये क्यों जाने जाते हैं? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, या चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जर्मनी के जो विलियम वुंट हैं वो जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। ये प्रश्न कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ना पूछा जाए, मोस्टली हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये जर्मनी में इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी, और कब खोली थी? 1879 में खोली थी। और जर्मनी में भी कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने ये प्रयोगशाला खोली थी। ध्यान रखिएगा, विलियम वुंट ने 1879 में। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में, या उपरोक्त सभी। तो अवलोकन विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो बच्चों के व्यवहार का आकलन करने में किया जाता है।
मतलब बच्चों का व्यवहार जानने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, या क्लास में पूछा जाए कक्षा में तो शिक्षक करते हैं। अगर तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। आप इस पर कितनी बार भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत है, कितनी बार पूछी गई है ये, कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे आप जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा, या आप जैसा कहोगे मैं उसे वैसा बना सकता हूँ। ये दावा, ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका था? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन या पावलव? तो ये था जेबी वाटसन का। और ये कौन थे? प्रथम व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा था कि बालक को जैसा वातावरण मिलता है ना, बालक वैसा ही बन जाता है। अगर एक बालक को आप एक जंगल में छोड़ाओगे शुरू से ही, बचपन से ही, तो वो बिल्कुल जंगली जानवरों के मतलब जानवरों के बीच में रह के वहाँ उनके जैसा व्यवहार करेगा। एक बालक को आप चोरों के बीच में छोड़ दोगे तो वो चोर जैसा बन जाएगा। एक बालक को आप किसी अच्छी सोसाइटी में रखोगे शुरू से तो वो वैसा ही बन जाएगा। तो इन्होंने दावा किया था, मतलब ये स्टेटमेंट कही थी कि एक बालक आप मुझे दे दो और आप मैं उसे जैसा चाहोगे आप उसे मैं वैसा बना सकता हूँ। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसी भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, ग्रीक, स्पेनिश या रूसी? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, बताया था। साइको का अर्थ क्या था? आत्मा था। और ये शब्द आया किस भाषा से है? ये ग्रीक भाषा से। कई जगह ग्रीक की जगह लैटिन भी दिया हुआ होता है, बट फर्स्ट ऑप्शन आप करेंगे चूज तो ग्रीक ही आएगा। अगला है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले के विषय में चुना गया है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इनका जो है सीरियल क्रम भी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को किस तरह से मतलब मनोविज्ञान का विकास हुआ था। तो सबसे पहले जो उसका आंसर आएगा सर्वप्रथम वो आएगा, वो होगा आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले जो इसका विकास हुआ था वो हुआ था आत्मा का विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। लेकिन अगर इससे क्रम, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, ये चारों ही मनोविज्ञान के रूप में। सबसे पहले जो मनोविज्ञान का विकास हुआ वो आत्मा के रूप में हुआ। फिर उसके बाद मन का विज्ञान के रूप में मन का अध्ययन किया गया। फिर उसके बाद में चेतना का, और सबसे लास्ट में व्यवहार का अध्ययन। तो अब जो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता है, तो व्यवहार के रूप में, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या व्यवहारवादी कहा जाता है मनोविज्ञान को। सबसे पहले आत्मा का, मतलब सबसे पहले लोगों ने माना कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन करना है। फिर कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने मना कर दिया, नहीं हम आत्मा को किसने देखा है। उसके बाद फिर इसको माना कि मन का विज्ञान है। फिर कुछ लोगों ने माना कि हाँ मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि मन को किसने देखा है, तो इसे भी गलत मान लिया गया, गलत कर दिया गया। फिर बाकी लोगों ने चेतना का विज्ञान है, तो फिर लोगों ने मतलब जिन लोगों ने माना, और फिर बाकी मतलब यही हुआ कि आखिर चेतना को देखा किसने है। फिर लास्ट में इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान, और फिर सबने कहा कि हाँ व्यवहार जो है सबके द्वारा देखा जा सकता है, और मन, आत्मा, चेतना सबका मिला जुला स्वरूप व्यवहार में जो है प्रदर्शित होता है। तो मनोविज्ञान को किसका रूप माना गया? तो मनोविज्ञान को इसका व्यवहार का रूप माना गया। मतलब अगर वर्तमान में पूछा जाए मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाए तो सर्वप्रथम आत्मा का। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? ये स्टेटमेंट्स ना आते ही हैं एग्जाम में। कई बार एग्जामिनर 2-3 भी दे देता है, बट 1 से 2 तो कन्फर्म आपको साइकोलॉजी में स्टेटमेंट मिलती ही है। देखिए सारी स्टेटमेंट तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट है जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं, और वो आप इजीली याद भी कर सकते हैं, और वो करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हमारा 1 से 2 नंबर जो है एग्ज़ाम में कट हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर ने कहा था, पियाजे ने कहा था, या लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, या थॉर्नडाइक ने कहा था? तो ये कहा था वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखिएगा, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने कि सीखने का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है। अगर कोई बालक कार्य कर रहा है और ऊब रहा है, उस कार्य करने से बोर हो रहा है, तो ये क्या संकेत करता है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक का अनुशासित करने की ज़रूरत है।
देखिए बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है या बालक बुद्धिमान नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। संभवतः जो है कार्य बार बार हो रहा है, ये सही आंसर है, क्योंकि कोई कार्य अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो इसका मतलब अगर कार्य रिपीट होता है डेफिनेटली बच्चा क्या बड़ा भी बोर हो जाएगा, तो ऊबने का सही रीज़न यही होगा। अगला है सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ कहाँ से होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम मतलब सोशल लर्निंग बच्चे की कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है संपर्क से। मतलब जब संपर्क करेंगे, बात करेंगे, तभी तो बच्चा सोशल समाज में सीखेगा। तो सही आंसर हो जाएगा संपर्क से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? मतलब निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नहीं है इसमें ऑप्शन में, नहीं मानना चाहिए। तो पहला है अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान एक स्थान है, एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तो देखिए सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये सही है, क्योंकि सीखते हैं उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। सीखना एक व्यापक क्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अनधिगम भी मतलब अगर हम कुछ सीख नहीं रहे तब भी, अगर हम कुछ नहीं सीख रहे, हम किसी पर्पस से नहीं सीख रहे हो कोई चीज़, तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। लेकिन शैक्षिक संस्थान केवल एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो गलत है। मतलब अधिगम केवल शैक्षिक संस्थानों में ही एकमात्र वर्ड जो है नेगेटिव आंसर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो इसका विशेषता नहीं बोला है तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। तो प्रयास एवं त्रुटि में पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रयास से ही मतलब समझ में आता है कि प्रयास और त्रुटि में, प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अभ्यास। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, अभ्यास। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। शैक्षणिक महत्व नहीं पूछा गया है इसमें भी। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। पहला है रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी। तो देखिए प्रभाव का नियम, अगर प्रभाव का नियम है तो प्रभाव से किसी की स्मरण शक्ति में कमी नहीं होगी और इसमें विशेषता नहीं पूछी है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। आज की जो वीडियो में हम प्रश्न करेंगे ना आगे, तो वो CDP के साथ शिक्षा शास्त्र से भी करेंगे, मतलब पैडागोजी के प्रश्न भी आएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मोस्टली जितने भी प्रश्न हैं ना आज की वीडियो में, वो अधिकतर जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड, पावलव, एडलर या थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियमों के जो प्रतिपादक हैं ना वो होंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य और 5 जो है गौण नियम दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थॉर्नडाइक ने कौन से 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए हैं। इससे ऊपर भी हमने जो प्रश्न किए थे उसमें 1-2 नियम तो उसमें ही आ गए थे थॉर्नडाइक के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 18 प्रश्न है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। सुल्तान नामक नाम क्या है? सुल्तान। और पशु कौन सा है? चिंपैंजी। तो चिंपैंजी पर किसने परीक्षण किया था? स्किनर ने किया था, वुडवर्थ ने किया था, कोहलर ने किया था या वॉटसन ने किया था? तो फ्रेंड्स चिंपैंजी पर जो परीक्षण किया था ना वो किया था कोहलर ने किया था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत बोलते हैं या फिर सूझ का सिद्धांत, तो इस पर इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और परीक्षण किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, लेकिन कई बार एग्जामिनर इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख के क्वेश्चन पूछता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो जो भी सिद्धांत के आप नाम पढ़ते हो ना उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता होता वही क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछे। तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, कोलबर्ग ने, पावलव ने या टोलमैन ने। तो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का अगर सिद्धांत कहें तो ये हमें दिया था पावलव ने।
अगला प्रश्न है, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक या 12 से 15 वर्ष तक। तो विचार करने की जो अवस्था होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन जो है वो कैसी गतिविधि है? संज्ञानात्मक या अगर संज्ञानात्मक नहीं होता तो बौद्धिक गतिविधि भी कह सकते हैं, बौद्धिक गतिविधि या संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने, आलपोर्ट ने, सिगमंड फ्रायड ने या साइमन बिने ने? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत फ्रेंड्स किसने दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है। कक्षा जो है 1 का विद्यार्थी है, प्रथम यानी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, और वो एक टीचर उसको ना मार देता है तो फिर वो सारे टीचरों को देख के स्कूल में डरने लगता है। ये किसका कारण है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का या संज्ञानात्मक विकास का? तो ये हो जाएगा अनुबंधित सिद्धांत का। 23 का आंसर हो जाएगा अनुबंधित सिद्धांत। और अनुबंधित सिद्धांत किसके सिद्धांत का है? तो ये पावलव का है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो उस सिद्धांत से रिलेटेड है ये। अगला है, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हो, आप अपने जूते उतारकर एक रैक पर रखते हो, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, मतलब कुछ दिन के बाद आपने सामान चेंज कर दिया और आपने उस रैक को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे कुछ और रख दिया, लेकिन फिर भी आप जब जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहाँ पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण है, ऐसा देखिए हमारे साथ होता है कि हम कोई चीज़ घर पे अपने घर में या ऑफिस में, घर के बाहर जहाँ पे भी हम कोई सामान रखते हैं, किसी किचन में कहीं पे भी हो, हम डेली अगर रेगुलर वो चीज़ वहाँ रखते हैं, अगर उस जगह का मतलब उस सामान का अगर जगह चेंज हो जाए ना, तो उसके बाद भी बहुत दिनों तक हमारी हैबिट यही रहेगी कि हम आके उस सामान को उसी जगह रखने के लिए हमारा हाथ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है अनुबंधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये होता है अनुबंधन के द्वारा। आप अगला है, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई थी। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया। तो हमने अगर आप लोगों ने पावलव का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले इजी दे सकते हैं कि पहले ध्वनि और बाद में भोजन दिया गया। मतलब पहले ध्वनि, पहले घंटी बजाई जाती थी और घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते की जो है लार टपकने लगती थी। पावलव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। उसकी लार टपकने लगती थी और बाद में उसके सामने भोजन लाया जाता था। और लास्ट में क्या हो जाता है कि मतलब वो उस चीज़ का इतना हैबिचुअल हो जाता है वो कुत्ता कि घंटी बजते ही उसकी लार टपकने लगती है। उसे पता होता है कि हाँ घंटी बजी तो मतलब खाना उसके सामने आएगा। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य पूछा है, व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना और अपने को बेरोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है व्यवहार का रूपांतरण। अधिगम का मतलब ही होता है कि व्यवहार का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है कब होता है? बचपन तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है, किशोरावस्था तक होता है या जीवन पर्यंत होता है? तो किसी व्यक्ति का अधिगम कब होता है? जीवन पर्यंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जीवन पर्यंत होता है। अगर ये पूछा जाए किसी व्यक्ति का अधिगम शुरू कब होता है, तो मतलब गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है और भूख है। तो देखिए प्यास, सुरक्षा और भूख ये प्राकृतिक हो गए, मतलब नेचुरल है। प्यास लगना, भूख लगना, ये क्या है? सुरक्षा महसूस करना या असुरक्षित महसूस करना, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है ये प्रेरणा। लेकिन प्रतिष्ठा जो है नेचुरल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा।
जब बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बच्चे अपनी समझ का विकास से अपनी समझ का सृजन खुद कर लेते हैं बाहरी दुनिया के साथ। तो ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था, या गाल्टन ने कहा था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कई बार पूछी गई है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 चरण बताए हैं, 8 स्टेप बताए हैं सरल से कठिन की ओर। तो वो 8 चरण बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सिद्धांत है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एग्जाम में। तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपका रॉबर्ट गेने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो रॉबर्ट गेने ने कौन सा अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य। ये तीनों तो इन्होंने दिए हैं, लेकिन कौन सा नहीं दिया है? तो अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि किसने दिया है? अंतर्दृष्टि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, कोहलर ने दिया हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से नहीं है? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर है, इनसे भी प्रश्न आता है कि इनके सिद्धांत में से नहीं है। नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, या ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो जेरोम के सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, तो वो होगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ये इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में पूछा अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ज्ञान का पृथक्करण करती है, शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में पूछा गया कि अभिकरण क्या कार्य करती है? तो जो अभिप्रेरणा का जो कार्य होता है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगर आप अभिप्रेरित हैं और किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, तो आप इसमें और अधिक रुचि लेंगे और अधिक अच्छे से सीखेंगे। बिना अभिप्रेरणा के हम किसी भी चीज़ में रुचि नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात या अर्जित, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल प्रवृत्तियाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है और ये भी बहुत बार पूछी गई है। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रवाहिता, अभिप्रेरणा, या संवेदना। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहा जाता है अभिप्रेरणा। और ये स्टेटमेंट दी किसने थी? ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट दी किसने थी? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। तो इसका अर्थ क्या है? एक बच्चा मतलब बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, लेकिन साथ में ही उसके पिता ने बोल दिया कि तेरे अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तुझे एग्ज़ाम के बाद जो है रिजल्ट आने पे मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। तो इसका क्या मतलब निकालें? वो आंतरिक प्रेरणा मिल रही है उसे, बाह्य प्रेरणा मिल रही है, गणितीय प्रेरणा मिल रही है, या आंतरिक और बाह्य दोनों मिल रही हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य प्रेरणा, क्योंकि उसके पिताजी उसको बाहर से मतलब उसके पिताजी दे रहे हैं ना उसको वही प्रेरणा, तो ये हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, या स्वीकृति प्रेरक। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीकृति प्रेरक। सही आंसर हो जाएगा स्वीकृति प्रेरक। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? अधिगम को मतलब अधिगम के लिए बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे कम काम में लाना चाहिए?
पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना या बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। तो फ्रेंड्स, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, मतलब अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका कम बोला है, कम से कम बोला है, मतलब बहुत कम यूज़ में लाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार। मतलब बच्चे को अगर बार बार पुरस्कार दिया जाए तो उसकी अभिप्रेरणा जो है धीरे धीरे अंदर से उसकी अभिप्रेरणा खत्म होती जाती है। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसी काम को, क्रिया को आरंभ शुरू करना, फिर उसे कंटिन्यू रखना और उसे नियंत्रित कंट्रोल में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अभिप्रेरणा। सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है या अर्जित अभिप्रेरक है? तो स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा, किसी भी इंसान में स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो होती है स्वाभाविक अभिप्रेरक। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों। ध्यान रखिएगा, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इनके 14 ही संवेग होते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना शुरू कर देते हैं? 11 माह, 16 माह, 20 माह या 24 माह? तो सही आंसर हो जाएगा, सामान्य बालक जो बोलना शुरू कर देते हैं वो हो जाता है 11 माह से शुरू कर देते हैं। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? शिशु अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या उपरोक्त सभी को? खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ध्यान रखिएगा, पूर्व शैशव अवस्था को नहीं कहा जाता बल्कि कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मतलब प्रत्येक बच्चे में अपनी विशिष्टता होती है, तो बच्चों को इसलिए कभी भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की या खेलने की? तो देखिए, इसमें बोला गया है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? 2 से 6 वर्ष के बीच में जो उम्र होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की होती है। तो इसमें बच्चे क्या अनुकरण भी करते हैं, मतलब दूसरों की नकल भी करते हैं, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन दल या समूह मतलब ग्रुप में रहने की उनकी अवस्था नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा दल समूह में रहने की अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा इमोशनल को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वाधीनता? तो सही आंसर हो जाएगा स्वाधीनता नहीं करता है, बल्कि ये सारे भावात्मक परेशानी बाधा को जो है प्रदर्शित करते हैं। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है विकास? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास हमेशा ध्यान रखिएगा प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। मतलब बालक जब गर्भ में होता है माँ के, तो तभी उसका विकास वहीं से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध किया था, अनुसंधान किया था? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या सामाजिक? तो ये सबसे मतलब सभी जानते हैं, ये नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन है। ये लॉरेंस कोलबर्ग ने किया था नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा नैतिक।
निम्न में से किस का अर्थ आकार बढ़ने से है? निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास या उन्नयन। तो आकार पूछा गया है कि शरीर का आकार बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है? तो वो होती है अभिवृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास का अर्थ। शारीरिक विकास होता है मतलब शरीर में वृद्धि होती है, बच्चा लंबाई से बढ़ रहा है, हेल्थ से बढ़ रहा है, हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, फेस बड़ा हो रहा है, तो ये होती है शारीरिक वृद्धि। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बालकों को अपने व्यवहार की सामाजिक मतलब समाज में स्वीकृति अपने मतलब बच्चा को किस अवस्था में लगता है कि जैसा वो बिहेव कर रहा है समाज को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मीन्स जो वो कह रहा है या कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसा होता है किशोर अवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किशोर अवस्था में। फिर है विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो विकास हमेशा कैसा परिवर्तन होता है? ये होता है गुणात्मक परिवर्तन। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर सही लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ अपने आंसर देते चलिएगा ताकि लास्ट में आप चेक कर सकें कि आपके कितने प्रश्न सही बैठते हैं। फिर है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व ये दोनों भावनाएं हैं, उनका विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो शर्म और गर्व की भावना का विकास जो होता है वो होता है बाल्यावस्था में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तो ये होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। सिगमंड फ्रायड ने मन की संरचना की कौन से 3 बताए थे, तथ्य बताए थे? कौन सा होता है? इदम, अहम और पराअहम, 3 बताए थे उन्होंने। तो इनकी सीरीज पूछी है, सीक्वेंस पूछा है इनका। तो ऑप्शन है अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम और इदम, या इदम अति अहम या अहम। तो जो इन्होंने बताए थे, सिगमंड फ्रायड ने बताए थे, वो बताए थे इदम, अहम और पराअहम। पराअहम को अति अहम कहते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा इदम। देखिए इदम किसमें है? इदम, अहम और पराअहम। तो ये बी वाले में इसका सही आंसर हो जाएगा इदम, अहम और पराअहम या अति अहम। अगला है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो एकांत में विश्वास रखता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी? तो जो एकांत में विश्वास रखता है मतलब से अपने बाहर सोसाइटी से, समाज से, बाहर के लोगों से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, जो बाहर लोगों के सामने में हिचकता है, अपनी बात कहने में हिचकता है, वो कैसे लोग, वो किस तरह के व्यक्ति होते हैं? तो वो होते हैं अंतर्मुखी। सही आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा। ये मतलब पूछा गया है कि जो किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो किससे प्रभावित होता है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो होता है ग्रंथियों के द्वारा भी, परिवार के द्वारा भी और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा भी। व्यक्तित्व जो है इन सभी के द्वारा ही प्रभावित होता है। अगला है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व को हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में वर्गीकृत करते हैं, इनके पढ़ते हैं इसके बारे में कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में। तो पूछा गया कि सबसे पहले व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने डिवाइड किया था, किसने वर्गीकृत किया था? शेल्डन ने, क्रेशमर ने, युंग और इनको जुंग भी कहते हैं कई जगह पे, और रोजर ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युंग या जुंग ने। इन्होंने ही सबसे पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना में गत्यात्मकता और स्थलाकृतिक दोनों के बारे में अध्ययन किया था? तो ये किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने, लेविन व फ्रायड दोनों ने किया था, स्मिथ व लेनिन ने, उपरोक्त सभी ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिगमंड फ्रायड व लेनिन, इन दोनों ने ही किया था, गत्यात्मकता में और स्थलाकृतिक पक्ष के का अध्ययन किया था। अगला है रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है, तो किसी व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। और कौन सा प्रकार है ये, व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपी, सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है व्यक्तित्व के परीक्षण का प्रक्षेपी प्रकार है, ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति असफलता दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं। जब मतलब कोई व्यक्ति अपनी कोई असफलता को, अपने किसी दुख को कोई ज़बरदस्ती भूलने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण या दमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होता है दमन, किसी चीज़ का दमन, मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती भुलाने की कोशिश करता है तो ये होता है दमन। अगला है किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसका कथन है। किशोरों को मतलब किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं उनको निर्णय लेने का, कोई भी सही डिसीजन लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसने कहा था, सिम्पसन ने, जॉन्स ने, स्किनर ने या वैलेंटाइन डे ने। सॉरी वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन ने किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्किनर ने, सही आंसर है स्किनर ने कहा था। अगला है शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है, किसी शिक्षक का कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है, शिक्षक द्वारा मित्रों में द्वेष निकालना, आत्मविश्वास में कमी, छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का कुसमायोजन को अगर कोई शिक्षक का मतलब प्रकट कर रहा है तो ये सभी व्यवहार करेगा वो, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र जो होता है जो हम ये पढ़ते हैं मैकेनिज्म से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र हमारी किसमें सहायता करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का दबाव से निपटने में, सही आंसर हो जाएगा बी, दबाव से निपटने में। बगनाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है, नेक्स्ट प्रश्न है बगनाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति या नैतिक आदर्श। तो बगनाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण जो होता है वो होता है मानसिक संघर्ष, मतलब व्यक्ति का जो है मानसिक संघर्ष होता है, किसी चीज़ से किसी परिस्थिति से भागने का कारण क्या होता है, उसका मानसिक संघर्ष। अगला है जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो वह विधि क्या कहलाती है। जब बालक जो है अपनी असफलता को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी असफलताओं को, बुराइयों को जो है किसी और के ऊपर डाल के और खुद मतलब बचने का प्रयास करता है, अपने स्ट्रेस को कम करता है, तो वो क्या कहलाती है, कौन सी विधि। स्थानापन्न समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, रचनात्मक समायोजन या उपरोक्त सभी। तो ये क्या कहलाता है, स्थानापन्न मतलब किसी दूसरे पर डाल के खुद को जो है स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह किसका कथन है। ये भी एक स्टेटमेंट है कि संघर्ष का मतलब क्या होता है कि विरोध और विपरीत इच्छाओं के तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह किसने कहा था, डगलस व हॉलैंड ने, कॉल सैनिक ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स एवं अन्य ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डगलस एवं हॉलैंड ने, ए इसका सही आंसर है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से एक व्यक्ति खुश और स्वस्थ रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ उसकी अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है या उपरोक्त सभी। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी परिस्थितियों के कारण वह जो है व्यक्ति खुश
उसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के कारण व्यक्ति खुश और स्वस्थ रहता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना, या दिवा सपना देखना। ये दिवा स्वप्न होगा, दिवा स्वप्न देखना। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का, किसी के भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या होता है? तो सबसे सही आंसर होगा संवेगों पर, मतलब अपने इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। आगे है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से आप संबंध बना लो, मतलब संपर्क, एक दूसरे संपर्क में आके आसानी से रिलेशन बनाओ, आसानी से एडजस्ट हो जाओ, तो वह क्या कहलाता है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या सांवेगिक बुद्धि। तो समायोजित होना सबसे बड़ा किसका कारण है? सांवेगिक बुद्धि का। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, मतलब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, तो आप वहाँ उसे लड़ने की बजाय, उल्टा सीधा बोलने की बजाय अपनी भावनाओं पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखें और समय आने पर उसे उसकी गलती का एहसास कराएं, सही से बताएं। तो समुदाय में या कहीं पे भी समायोजित होने के लिए कौन सी क्षमता जरूरी है? सांवेगिक क्षमता या सांवेगिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है, बिने है, टर्मन है, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि लब्धि का को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम उनका कौन करता है? बिने। तो ये हो जाएगा साइमन बिने, इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, तो वह है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि दे रखी है, अगर वो 90 से 110 के मध्य में दे रखी है, तो वह कौन सी बुद्धि है? बालक की सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, प्रतिभाशाली है। तो 90 से 110 के मध्य ध्यान रखिएगा कैसी बुद्धि होती है? तो ये होती है सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा आंसर? सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, कौन सा? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो दिया है बुद्धि का कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है बहुकारक। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन का है, अगर बहुकारक आए ना तो मतलब थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन एक आता है बहुबुद्धि, तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं। बहुकारक और बहुबुद्धि सेम सा ही लगता है, लेकिन अगर बहुकारक आए तो थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन अगर बहुबुद्धि आए, आप इसको ना इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में मीनिंग, अगर बहुबुद्धि आए तो किसने दिया है? तो ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला प्रश्न है, गुलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ बने हुए हैं? गिलफोर्ड ने जो दिया था बुद्धि संबंध सिद्धांत, उसमें पूछा है कि उसके मॉडल में कितने कोष्ठ यानी कितने खाने बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं? 30, 60, 80 या 120। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है? केवल निश्चय मतलब किसका निश्चय अनुवांशिकता के आधार पर ही होता है? बुद्धि का, ऊंचाई का, लिंग का या व्यक्तित्व का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग का। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मानसिक आयु भी दी हुई है और वास्तविक आयु भी दी हुई है, और आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है, तो ये क्या है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह निकाल सकते हैं आप इसको। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 12 10 जा कितना? 12 10 120। तो सही आंसर हो जाएगा 120। 120 निकल जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 120 कहाँ पे? बी वाला। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? किसके लिए किया जाता है? सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए, या शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए? तो ध्यान रखें, अशाब्दिक है मतलब जिसमें शब्द ना हो, चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया जाए, तो ये किसके लिए होता है? अशिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। ऑप्शन 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक होते हैं। बुद्धि लब्धि का केवल लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। बालकों को वर्गीकृत करने में सहायक होते हैं, या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है, मतलब किस ऑप्शन में जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण का गलत उपयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुद्धि का लेवल बालकों पे लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। मतलब बुद्धि का लेवल बच्चों पे लगा के बच्चा इतना होशियार है या इतना वीक है, अध्यापक जो है अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। ये बुद्धि लब्धि परीक्षणों का दुरुपयोग होता है। अगला है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों में पूछा है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विशिष्ट बालक के अंतर्गत ना सभी आते हैं। कोई पिछड़ा बालक है तो भी वो विशिष्ट कहा जाएगा, कोई प्रतिभाशाली मतलब बहुत बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको भी प्रतिभाशाली विशिष्ट ही कहेंगे, कोई मंदबुद्धि है तो उसको भी विशिष्ट बालक ही कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी को शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका इसमें बोला था कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का पोषण करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो बढ़ावा तब दिया जाएगा जब प्रत्येक विद्यार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं को पोषण किया जाएगा, मतलब उसे पोषित किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, उसे प्रश्न करने के पूर्व अवसर उसे प्रदान किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए बोला गया है। ये कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप में समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए बोला गया है। तो देखिए अगर जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए उनको सिखाने का, उनको अधिगम कराने का सबसे सही रचना पूछा है तो वो होगी कार्यों को मूर्त रूप में समझना, मतलब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को दिखाकर, आप कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं तो प्रैक्टिकली दिखाकर, अगर प्रैक्टिकल नहीं जा सकते तो उसकी पिक्चर दिखाकर या टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाकर उनको उस चीज़ के बारे में समझाना। तो ये व्यूह रचना पिछड़े बालकों के लिए बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगी। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम अभी कर रहे हैं, इनकी विशेषता क्या होगी? वह छोटा होता है, इसके कई उत्तर होते हैं, विश्वसनीय होता है या वह जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखिए ये सभी इसकी विशेषता हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता पूछी है, एक ऑप्शन पूछा है तो वो होगी विश्वसनीय होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर में ये होता है कि एक प्रश्न का उत्तर चाहे आप दें चाहे आपका फ्रेंड दे या कोई मतलब कोई भी अध्यापक चेक करे, उसका जो एक आंसर होगा ना, कुछ एक प्रश्नों को छोड़ के उसका एक आंसर होगा तो वही सबका मतलब सब कोई भी चेक करे उसका आंसर वही निकलेगा। तो ये सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उपयोगी जीवन जीने के लिए शिक्षा की महत्वता की जांच करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, तो मूल्यांकन का जो सही उद्देश्य होगा वो होता है हमेशा अधिगम की कठिनाइयों का, मतलब अधिगम बच्चों को सिखा रहे हैं
उसमें आने वाली कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। मतलब जो भी आपने बच्चों को अधिगम करवाया है उसमें बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से समस्या का मतलब कौन सा टफ क्षेत्र है उसका पता लगाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको, प्रश्नों की सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल जो है वो है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके आगे एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जब भी मैं वीडियो डालूँ आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। आपका एक लाइक, एक शेयर या एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।